नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि बुक के अनुसार और अदर यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार आपकी 3rd यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन CCSU मेरठ जो यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार 3rd यूनिट स्टार्ट हो रही है आज से, जिसका नाम क्या है, क्वांटम पोस्टुलेट्स एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, और बुक के अनुसार जो यूनिट है या अदर यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार जो 3rd यूनिट है उसका नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर है? तो क्वांटम पोस्टुलेट वाला जो टॉपिक है ये केवल CCSU के लिए है, तो बाकी स्टूडेंट इसी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो केवल CCSU में है और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में भी हो तो वो अपने सिलेबस से देखें पहले, तब पढ़ें। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है जी, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एक तरीके से अभिधारणाएं, है ना। पोस्टुलेट यानी एक तरीके से सिद्धांत आप कह सकते हो, और किसके, क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम यांत्रिकी कहेंगे हिंदी में, तो क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणाएं। ठीक है, क्या क्या इसमें बातें मानी जाती है। ठीक है, तो देखो लिखा है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर एज फॉलोज। जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स हैं वो निम्न प्रकार हैं। सारी बातें पुरानी ही हैं, है ना, एक दो बातें नहीं है बस, है ना। आपको एक बात पता है, जो मैंने शुरुआत में इस, है ना, फर्स्ट यूनिट में करा दिया था क्वांटम मैकेनिक्स के, और वो आपने 4th सेम में भी पढ़ा है, वेव फंक्शन के बारे में, है ना। भाई श्रोडिंगर ने बताया था कि वेव फंक्शन होता है एक पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन, मोमेंटम, इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए वेव से, है ना, पार्टिकल के साथ वेव चलती है। पहले तो बताया था डी ब्रोगली ने बताया था। तो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, और उस वेव को, है ना, उस पार्टिकल की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन, मोमेंटम, इन सब चीज़ों को बताने के लिए, है ना, क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन क्या है वहाँ भी मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, जब फर्स्ट यूनिट में वेव फंक्शन क्या होता है पढ़ाया था। ठीक है, तो वहाँ से आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ये अच्छे समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि वेव फंक्शन एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है पार्टिकल से, जो उसके मोशन के बारे में, पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और साई होता है वेव फंक्शन। ठीक है, साई का अपना कोई तो अपना तो ज़्यादा कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्ता नहीं होती, लेकिन साई के बारे में आपको ये पता है कि मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर जो है ना, इसे आप क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में, और 1 डायमेंशन के लिए बात करो तो यूनिट लेंथ में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, और आपने देखा होगा जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो गए हैं उनमें आया हुआ भी है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तो उसके अंतर्गत क्या करना था, वही करना था जो मैंने करा रखा है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करा रखा है ना वेव फंक्शन का अकॉर्डिंग टू बॉर्न रूल, वही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और उसके अंतर्गत यही बात है कि साई का खुद तो ज़्यादा महत्व है नहीं, बल्कि जो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है ये क्या देता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, है ना, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होता है ये। यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो यूनिट वॉल्यूम में ये है, और वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम एलिमेंट d2 हो तो फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, d2 से। क्लियर हो गया? तो ये होती है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल। क्लियर है? किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता, संभावना, कितने वॉल्यूम में, d2 वॉल्यूम में। और यदि आपको पूरे स्पेस में निकालना है तो इसी का क्या कर देते हो, इंटीग्रल कर देते हो, -∞ टू +∞, तो फिर ये कंप्लीट वॉल्यूम में निकल आती है प्रोबेबिलिटी। और कंप्लीट जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब चीज़ें बता रखी है। ये वाली बात मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में भी बताई थी। ठीक है, तो पीछे की चीज़ें जो है ना वे लिंक हो रही है यहाँ पे, है ना, फर्स्ट यूनिट की जो मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, और ये बात केवल CCSU वालों के लिए है। ठीक है, जो ये सब बातें आज का टॉपिक भी और पिछले में जो टॉपिक है ना, हालांकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी वेव फंक्शन को पूछा हुआ है, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो वेव फंक्शन और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ लो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज एसोसिएटेड, है ना, एक पार्टिकल जुड़ा होता है, जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग भी लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो, है ना। ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव, है ना, आपको पता है मूविंग पार्टिकल के साथ वेव चलती है। ठीक है, और वेव क्या रखती है अपने नेचर को बताने के लिए, या पार्टिकल क्या रखता है, वेव जो उससे जुड़ी हुई है उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए क्या रखता है, वेव फंक्शन। ठीक है, सारी बातें पुरानी है। जो वेव फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है,
पोजीशन, कॉमा लगा के मोमेंटम वगैरह भी लिख सकते हो, है ना। पोजीशन, मोमेंटम यानी मोशन की पूरी डिस्क्राइब करता है मोशन के बारे में, ठीक है, किसकी, पार्टिकल की। क्लियर है, ठीक है। और इसी में आप कह सकते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी लिख सकते हो कि साई इटसेल्फ हैज़ नो सिग्निफिकेंस, साई का खुद तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मैंने यही बात समझा दी उधर। मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर क्या देता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, है ना। और कहाँ, एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है जी। तो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर क्या देता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड पोजीशन, किसी निश्चित समय पर और किसी निश्चित स्थिति पर, है ना। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट भी ऐसा ही है कि कोई फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल यानी जिसे मापा जा सकता है, कोई ऐसी क्वांटिटी इज एसोसिएटेड, वो जुड़ी होती है किसके साथ, लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर के साथ, है ना। हर्मिशन ऑपरेटर क्या है आप जानते हैं, है ना। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है फर्स्ट यूनिट में। तो लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर से जुड़ी हुई होती है कौन, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, यानी किसी ऑब्जर्वेबल को ऐसी क्वांटिटी जिसे आप ज्ञात करना चाहते हैं तो उससे एक ऑपरेटर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा कि कोई भी क्वांटिटी है तो वो कैसे निकलेगी, है ना। तो किसी ऑपरेटर की हेल्प से तो निकलेगी। देखो कैसे, भाई जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये कहाँ से आया, तो आपने इस तरीके से कुछ किया होगा, ये 2x स्क्वायर है ये, तो इसका डिफरेंस, हाँ 3x स्क्वायर है मान लो, ये 3 पे या 2 पे तो ध्यान मत दो, मेन चीज़ क्या है, फंक्शन। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशियल, 3x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, किससे आया, ऑपरेटर से, ठीक है। तो यानी ये ऑब्जर्वेबल है ना, जो ज्ञात किया आपने, तो कोई भी ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर से जुड़ा होता है, ठीक है। और ऑपरेटर भी कैसा है, लीनियर हार्मिशियन, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था इसका। और थर्ड पॉइंट बिल्कुल आसान है, और कौन से वाला है, ये बिल्कुल वही है जो सेकंड यूनिट के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका नाम था आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। क्लियर है। तो आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ लिया था। फिर भी देखो मैं इसे समझा देता हूँ, मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं हेडिंग क्या लिखी है, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, है ना। सारा वही है जो मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, कोई फंक्शन है f(x), वो ऑपरेट किया जाता है किसी ऑपरेटर के द्वारा, ए कैप, कोई ऑपरेटर है ना, यानी कोई ऑपरेटर ए कैप किसी फंक्शन को, फलन को क्या करता है, ऑपरेट करता है। इस प्रकार से f(x) जो फंक्शन है उसे ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर ए, तो ये आ जाता है a इंटू f(x), ठीक है। क्लियर है, यानी इसे ऑपरेट करने पर एक वैल्यू आ जाती है बाहर फंक्शन के। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले ये देखो, ये जो फंक्शन f(x) है इसे ही आपका कहते हैं आइगन फंक्शन। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है f(x), यही क्या है, आइगन फंक्शन है किसका, ऑपरेटर ए कैप का। और ये जो वैल्यू a दिख रही है, इस वैल्यू a को ही आप कहते हैं आइगन वैल्यू, इसकी ऑपरेटर ए कैप की, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है बॉक्स में बंद, इसे आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यू या आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आप पढ़ चुके हैं। और आइगन वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन आपको इसी से बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आइगन वैल्यू इक्वेशन। यह आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या कहती है, तो क्या कहती है कि कोई ऑपरेटर, ऑपरेटिंग फंक्शन, कोई ऑपरेटर जो किसी फंक्शन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, रिप्रोड्यूसेस, दोबारा उत्पन्न कर देता है द सेम फंक्शन। देखो दोबारा उत्पन्न कर दिया उसने सेम फंक्शन, जिस फंक्शन को ऑपरेट किया वही फंक्शन क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया दोबारा, ठीक है। लेकिन कैसे उत्पन्न किया, ऐसे उत्पन्न किया कि वो मल्टीप्लाइड है फंक्शन, किसके द्वारा, किसी कांस्टेंट के द्वारा। देखो ये दोबारा उत्पन्न कर दिया फंक्शन, लेकिन वो मल्टीप्लाइड है, उसमें मल्टीप्लाई हुई है किसके द्वारा, एक कांस्टेंट के द्वारा। वो कांस्टेंट क्या है, a। आई बात समझ में। तो ये आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के बारे में मैंने बताया। और इसी में देखो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, है ना, ये आपको थर्ड पॉइंट में करना है सारा, है ना। तो देखो ये एग्जांपल मैंने बताया था वहाँ पे भी, वही वाला बता देता हूँ भाई। ए कैप जो है, जो ऑपरेटर है, मान लो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और साथ में जो फंक्शन है वो मान सकते हैं e⁻²x। तो क्या आएगा, ए कैप f(x) होता है, तो ए कैप का मतलब d/dx और f(x) का मतलब है e⁻²x। तो
तो ये आएगा e की पावर 2x का करोगे 2x e की पावर 2x रहेगा, फिर 2x का करोगे 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या आया 2 e की पावर 2x। आई बात समझ में। इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ, यार ए कैप की वैल्यू रख लो d/dx, fx की वैल्यू रख दो e की पावर 2x, यानी इस तरीके से आ गई इक्वेशन, समझ गए। तो ये जो e की पावर 2x है, यहाँ भी देखो e की पावर 2x है, तो फंक्शन तो रिपीट हो गया ना, लेकिन क्या है बाहर एक वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है, आइगन वैल्यू। लिख देना इसके नीचे हेयर, है ना, e की पावर 2x बराबर आइगन फंक्शन, है ना, 2 बराबर आइगन वैल्यू, d/dx बराबर ऑपरेटर। ठीक है, एंड द अबव इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। और देखो एक एग्जांपल ऑपरेटर वाला बताऊं मैं आपको, ये मैंने शायद तब भी बताया था। जैसे पी एक्स कैप है ना, कौन सा ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट है, क्या होता है माइनस का आई एच कट अपॉन डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, मान लो फंक्शन लिख लो इसके साथ साई, तो माइनस का आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और साई लिख रहे हो तो डेल साई ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसे इधर लिख लो माइनस का आई एच कट डेल साई ओवर डेल एक्स, और बराबर में है पी एक्स कैप साई। ठीक है, देख के बताओ खुद, साई फंक्शन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साई क्या है, आइगन फंक्शन। साई क्या है, आइगन फंक्शन। ठीक है, और ये जो साई को छोड़ के सारा है माइनस का आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ये क्या है बताओ, तो ये क्या है आपका, ये है आपका ऑपरेटर, और साई से पहले जो आएगा ये पी एक्स कैप, ये क्या है आपकी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, ये आपको बता दिया है। क्लियर है। तो ये है ना, मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा करा दिया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि जो डेवलपमेंट है किसका, टाइम का, डेवलपमेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, ऑफ द वेव फंक्शन साई। ठीक है, वेव फंक्शन साई के द्वारा, है ना, डिनोट करते हैं ना। साई आपको पता है, साई आर और टी का फंक्शन होता है, ये भी पढ़ चुके होंगे आप, है ना। आर का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड, तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है और ये टाइम कोऑर्डिनेट है। तो साई फंक्शन होता है टाइम का, है ना। तो इसका मतलब है वेव फंक्शन साई में जो टाइम है उसका जो डेवलपमेंट है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा किसी सिस्टम के लिए, वो किसके द्वारा बताया जाएगा भाई, वेव फंक्शन क्या होता है, टाइम से उसका क्या रिलेशन है, वो किसके द्वारा बताओगे, तो बताया जाता है श्रोडिंगर की इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, और श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या है, इस यूनिट के सेकंड हाफ में हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, अभी उसका ये बहुत साधारण वाला रूप मैंने लिखा है, ये भी श्रोडिंगर की इक्वेशन का एक रूप है, फॉर्म है। तो क्या है, एच कैप साई बराबर है ई साई। ठीक है, और एच कैप यहाँ पे क्या है, ये आपने क्लासिकल में पढ़ा होगा, ये है हैमिल्टोनियन, लेकिन वहाँ हैमिल्टोनियन फंक्शन पढ़ा था, यहाँ कहेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और हाँ ये क्वांटम में भी पढ़ा है मैंने। हाँ एक बात याद रखना, मैंने क्वांटम में पढ़ा है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को मैंने बताया था उसमें कि वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि आपसे टोटल एनर्जी ऑपरेटर पूछे तो करना ही है, लेकिन यदि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी पूछ लेता है तो आपको वही करके आना है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर वाला, है ना। ठीक है, मैंने देखा है एक दो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आया हुआ है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे, है ना। ठीक है, आप देखो पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट उस तरीके से रिलेटेड है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक डेरिवेशन था। कौन सा डेरिवेशन था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, वहाँ से लिंक करना इसे, है ना, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, कोई ज़्यादा सिरदर्द नहीं लेना, वहाँ से लिंक करना, वहाँ पे भी इसी तरीके का है ना। देखो, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्वेबल है, कोई ऑब्जर्वेबल कोई क्वांटिटी है, मान लो ए है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है ना, करस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर ए कैप, किससे रिलेटेड,
यानी ये ऑब्जर्वेबल वैल्यू किससे रिलेटेड है, किसके करस्पॉन्डिंग है, कोई ऑपरेटर है ए कैप, है ना। यानी ऑपरेटर ए कैप, आपने ऑपरेटर लिया तो ए आया, ए मतलब यहाँ, जैसे यहाँ ए आ रहा है तो यानी ए क्या है, ऑब्जर्वेबल है, कहने को मतलब ऑब्जर्वेबल नाम यानी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, ज्ञात हो सकती है, लेकिन वास्तव में क्या है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। जो देखो ये वाली आइगन वैल्यू है और ये ए कैप ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग है ना, इसी से रिलेटेड है। फॉर ए सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए, तो जो एवरेज वैल्यू है डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन, कोई सिस्टम है जो वेव फंक्शन साई के द्वारा डिस्क्राइब हो रहा है, वर्णित हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। और उसमें सिस्टम में ऑब्जर्वेबल ए की जो एवरेज वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, तो ये फॉर्मूला याद रखियो। एवरेज वैल्यू जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट किया था, मैंने बताया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी एवरेज वैल्यू है, तो एंगुलर ब्रैकेट में ए लिखते हैं और इंटीग्रल है ना, साई स्टार है, डीटो है, देखो अपॉन में भी साई स्टार डीटो है, बस इन दोनों के बीच में ए आ गया, ए चाहे शुरुआत में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में लिख लो, समझ गए। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका किसका, किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के एवरेज वैल्यू का, ठीक है, क्लियर है। और ये आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के उसमें पढ़ा होगा, किसमें, जो आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था या इक्विपार्टीशन थ्योरम, तो वहाँ पे इसी तरीके का आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट इंटीग्रल थे बहुत सारे, है ना, तो वहाँ से लिंक करके इसे पढ़ोगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से पोस्टुलेट जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।